मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी है, इंग्लिश भी है। एंड ये डोर्स आर ओपन फॉर गर्ल्स ऑल्सो। दे हैव टू क्लियर द रिटन एग्ज़ाम। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं www.joinindianarmy.gov.in। उनका जो परिवार है, क्योंकि परिवार को ये तो एक सोशल सिक्योरिटी वाली तो बात है। आपने स्टार्टिंग में पर्क्स वाली बात की थी, जो फैसिलिटी है आर्मी ऑफिसर्स के तौर पर कह लीजिए, या जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपका खाना फ्री है, आपका रहना फ्री है। लाइक अभी मैं कैंट में हूँ, आई एम नॉट पेइंग रेंट। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो मिसाइल, ड्रोन, साइबर, अनमैन्ड एरोप्लेन्स, फाइटर्स, उसकी तरफ है। अगर आप रशिया, यूक्रेन देखें, अभी जो गल्फ कंट्री में चल रहा है, ईरान, इजराइल एंड यूएस, तो हमने एक स्पेसिफिक एम के साथ 9 मिलिटेंट कैंप्स बड़े और कुछ एयरफोर्स के जो एयर बेस के थे, उनको हमने डिस्ट्रॉय किया। एंड 3.5 दिन में ही हमने उनको घुटनों में लेके आए हैं। अग्निवीर जो स्कीम है, ये कई रूप में बेनिफिट करती है। पहला है कि इसकी एज जो है वो 17 से 23 साल है। इजराइल में, ब्रिटेन में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो सकती है। देश के लिए आर्मी की वर्दी पहनना एक वर्दी नहीं, बल्कि वो इमोशंस हैं कि कैसे देश के साथ जुड़ा जाए और देश की सेवा की जाए। तो जी हाँ, बहुत से युवा हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, और देशभक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं, वाकई में वो आर्मी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो इससे संबंधित बहुत से कुछ कन्फ्यूज़न है युवाओं के मन में। तो आज हम आपके उन्हीं कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए बात करेंगे अपनी स्पेशल सीरीज होराइजन टॉक में। और इसमें बात करने के लिए हमारे साथ हैं कर्नल विनोद जोशी जी, जिन्हें 37 सालों से आर्मी में सर्व करने का अनुभव है। तो सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। सर जय हिंद। सर जय हिंद मैम, जय हिंद। सर, आर्मी इमोशंस है, जज्बा है, और देश के लिए कुछ करना बहुत से युवा चाहते हैं। तो सर, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, एवेन्यूज़ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आने के लिए बहुत सारे हैं। इसमें शुरुआत हम सैनिक स्कूल से कर सकते हैं। मिलिट्री स्कूल हमारे पास हैं, एंड RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज हमारे पास है। केंद्र सरकार ने अभी 100 सैनिक स्कूल के लिए अप्रूवल दी हुई है, एंड उसमें प्राइवेट सैनिक स्कूल आ रहे हैं। MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के 33 सैनिक स्कूल हैं, लगभग हर एक स्टेट में एक एक है। लेकिन अभी और काफ़ी आ रहे हैं, एंड आने वाले समय में 100 सैनिक स्कूल होंगे जो बोर्डिंग के साथ बच्चों को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ज्वाइन करने के लिए उनको वो तरीका और वो ट्रेनिंग सब उनको देंगे। बिकॉज़ मकसद ये है कि बच्चे NDA रिटन क्वालिफाई करें, उसके बाद SSB, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर करें, मेडिकल क्लियर करें, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट में आकर के राष्ट्र की सेवा करें। बहुत अच्छी बात है सर। तो जो शुरुआत करने की बात आई, आपने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रही है कि मुझे तो लगता है कि हर घर से एक बच्चा आर्मी में ज़रूर जाना चाहिए। तो सर, किस एज से बच्चा ये स्टार्ट? बहुत अच्छा सवाल है। जो सैनिक स्कूल में एडमिशन जो है वो 6th क्लास में होता है। पैन इंडिया उसका नोटिफिकेशन आता है सैनिक स्कूल की वेबसाइट से, एंड बच्चे उसमें रिटन एग्ज़ाम देते हैं। उसके बाद उनका पैनल द्वारा इंटरव्यू होता है, एंड वो 6th क्लास में ज्वाइन करते हैं। वेयर एज इन मिलिट्री स्कूल हमारे पास 5 हैं: अजमेर, बेलगांव, बैंगलोर, चैल, धौलपुर। ये 5 हमारे मिलिट्री स्कूल हैं। यहाँ पे 8th क्लास में एडमिशन होता है। और राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज जो देहरादून में है, वहाँ पर भी 8th क्लास में एडमिशन होता है, बट सीट्स लिमिटेड है। बिकॉज़ वो पूरी कंट्री में एक अकेला
RIMC है। एंड ये हमारे जो मिलिट्री स्कूल हैं ये भी बच्चों को उसी मकसद से कि वो NDA 10+2 टेक्निकल एंट्री में ज्वाइन करें, ये मकसद है। अच्छा सर, लोगों में ये बहुत कंफ्यूजन है कि जो ये सिलेक्टिव जो इंस्टीट्यूट्स आपने बताए, कंपटीशन बहुत हार्ड है, कि अमूमन जिन बच्चों के परिवार की अपना आर्मी बैकग्राउंड है वही बच्चे इन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स तक पहुंच पाते हैं। नहीं, क्या ये सही बात है? ऐसा नहीं है। जो सैनिक स्कूल हैं वो 68% उस स्टेट के बच्चे उसमें एडमिशन दे सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे JCOs, हमारे जवान और ऑफिसर्स के लिए परसेंटेज बहुत कम है। तो ये अपॉर्चुनिटी है उसी स्टेट के लोग जिसकी संख्या बहुत ज़्यादा है एंड उसमें वो अपना कर सकते हैं। तो इसमें सिविल बैकग्राउंड वालों के लिए एक लार्जर अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटन एग्ज़ाम होता है CBSE बेस पर 6th क्लास लाइक 5th तक जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, मैथ्स, साइंस, GK, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, उस बेस पर वो क्वेश्चन पेपर होता है। बुक्स में अवेलेबल है। जब आप सैनिक स्कूल की वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें आपको सिलेबस भी मिलेगा कि किस बेस पर वो रिटन एग्ज़ाम कराते हैं। जो बच्चे मैरिड में आते हैं देन दे गो फॉर इंटरव्यू। अभी जो इस बार 2026 में कट ऑफ रहा है वो 200 का रहा है। तो 200 से जिसके नीचे हैं दे कैन अप्लाई फॉर प्राइवेट सैनिक स्कूल्स। प्राइवेट सैनिक स्कूल जो MOD के अंतर्गत जो नॉर्म्स हैं, तो प्राइवेट स्कूल बनाते हैं विद बोर्डिंग सर्विसेज। सो दे कैन गो फॉर दोज आल्सो, दोज हु आर नॉट एबल टू स्कोर 200 मार्क्स। राइट सर, अब जो मिलिट्री स्कूल की आपने बात बताई कि आफ्टर 8th वो बच्चा वहाँ पर जा सकता है, तो उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा बताएं। उसका भी वही है, आप वेबसाइट खोलेंगे मिलिट्री स्कूल के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 हमारे मिलिट्री स्कूल हैं। एंड इसमें भी मैं करेक्शन करना चाहूँगा, इसमें भी बच्चे 6th क्लास से जाते हैं जी। 6th क्लास से जाते हैं जैसे सैनिक स्कूल में है। मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें फैकल्टी मेंबर और ऑफिसर्स वो सारे आर्मी नेवी एयरफोर्स के होते हैं एंड ये डायरेक्ट MOD के अंडर कंट्रोल है। वैसे सैनिक स्कूल भी हमारा MOD के अंदर ही है। तो उसका सैनिक स्कूल की जो टीम है वो इसमें 3 ऑफिसर्स होते हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एडम ऑफिसर। वो सारे ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है आर्मी हेडक्वार्टर से निकाली जाती है विद कॉम्बिनेशन ऑफ नेवी एंड एयरफोर्स। तो बहुत अच्छी बात है कि जो अगर आपने मिलिट्री स्कूल का जो पूरा स्ट्रक्चर बताया कि पढ़ाने वाले भी आर्मी के लोग नहीं, उसमें हम लोग परमानेंट एम्प्लॉय होते हैं एज पर द PGT TGT के हिसाब से। दे आर सिविलियंस बट उनको हेल्प करने के लिए लाइक हमारे आर्मी के इंस्ट्रक्टर भी वहाँ पर होते हैं टू मेंटेन द डिसिप्लिन। लेकिन जो फैकल्टी मेंबर है वो सिविल स्टाफ है विद इंटरव्यूज एंड रिटन एग्जाम। दैट इज सर, अब हम 6 से 8 की तरफ जाए, अब हम बात करते हैं आफ्टर +2 जो NDA। बहुत अच्छा सवाल है। कई फैमिलीज, कई मदर्स परमिट नहीं करती हैं, बच्चा बहुत छोटा है, इमोशनल टच होता है, होम सिकनेस भी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC के ही ऑफिसर बनेंगे। तो हमारे लिए जस्ट व्हेन यू आर इन 12th क्लास यू कैन अपीयर फॉर NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी जो खड़कवासला पूना में है। एंड उसके लिए लाइक साल में 2 बार NDA के लिए एग्ज़ाम होते हैं, एक अप्रैल में और एक सितंबर में। ये पैन इंडिया संडे के दिन एग्ज़ाम होते हैं एंड लाखों में लोग एप्लीकेशन भरते हैं एंड करीब 5000 के आसपास मेरिट लिस्ट निकलती है। उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड उनका टेस्ट लेता है जो कि 5 दिन का है एंड उसके बाद उनका डिटेल मेडिकल होता है एंड फाइनल मेरिट लिस्ट UPSC निकालता है। 12th के दौरान जब आप 12th में हैं यू कैन ऑल्सो अपीयर फॉर 10+2 टेक्निकल एंट्री। लाइक हमारे टेक्निकल आर्म्स हैं, हमारी सपोर्टिंग आर्म्स हैं, तो उसमें इंजीनियर्स, कोर ऑफ सिग्नल्स,
इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, तो उसमें भी बच्चे जाते हैं। यूपीएससी उसका रिटन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है एज़ पर योर चॉइस ऑफ स्ट्रीम। ये अभी शुरू किया है इसी साल से हमने। इससे पहले जेई मेन का एग्ज़ाम देना होता था, उसकी मेरिट के हिसाब से करते थे। अभी स्टार्ट किया है, यूपीएससी उनका रिटन एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद एसएसबी, मेडिकल, फाइनल मेरिट लिस्ट। तो ये जस्ट आफ्टर, जब व्हेन यू आर स्टार्टिंग इन 12th, अगर आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्व करने का मन है, एंड फ़ायदे बहुत हैं फोर्सेस में। अभी उस पे भी आएंगे। अब सर आफ्टर प्लस टू आपने बहुत अच्छा बताया कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करें, पर सर मोस्टली ये क्या साइंस बैकग्राउंड के बच्चों के लिए ही होता है? अगर कोई सोशल साइंसेज वाला बच्चा है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। नेवी और एयरफोर्स के लिए साइंस स्ट्रीम होना ज़रूरी है। आर्मी अभी परमिट करता है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले, कॉमर्स वाले बच्चे भी आर्मी में आ सकते हैं, बट उनको जो यूपीएससी का रिटन एग्ज़ाम है उसमें मैथ्स का एक पेपर है, वो क्लियर करना ज़रूरी है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के हैं तो आप आर्मी में नहीं आ सकते, आपका स्वागत है। लेकिन मैथ्स का 12th क्लास का स्टैंडर्ड का सीबीएसई बोर्ड का पेपर होता है जो 300 नंबर का है, उसमें पास होना जरूरी है, मेरिट में आना जरूरी। ये आप आफ्टर प्लस टू की बात भी कर रहे हैं कि हाँ। आफ्टर प्लस टू भी ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए स्कोप यस है। यस, अगर वो प्लस टू विद मैथ करते हैं, मैथ्स करें या उनके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं या कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, दे कैन कम। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें जो हमारा सेकंड पेपर है वो 600 नंबर का है और उसमें लगभग 8 सब्जेक्ट हैं। तो उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, यहाँ पे साइंस वाले स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। लेकिन हमारे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स भी है, इंग्लिश भी है, जीके एंड करंट अफेयर्स, टोटल 8 सब्जेक्ट हैं। तो जो आर्ट्स वाले हैं उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में फ़ायदा होगा, और जो साइंस वाले हैं उनको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, बायोलॉजी में फ़ायदा होगा। तो एडवांटेज, कॉम्बिनेशन है, इट्स अ कॉम्बिनेशन, एडवांटेजेस दोनों को मिल दोनों सकती है। पर बेटर है कि वो हर पेपर की तैयारी करें, तभी वो जो टफ क्राइटेरिया है उसको पूरा कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर अब हम बात करते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन, क्योंकि अगर कोई बच्चा एनी हाउ प्लस टू के बाद नहीं उस तरीके से क्राइटेरिया पूरा कर पाया, आफ्टर प्लस टू अगर बच्चा बीएससी कर लेता है या बीए विद आर्ट्स करता है, तो आफ्टर दैट क्या स्कोप रहते हैं? बहुत सारे कमीशन एवेन्यूज ग्रेजुएशन के बाद खुलते हैं। सबसे पहले मैं सीडीएस की बात करूंगा। सीडीएस के 2 भाग हैं, एक है परमानेंट कमीशन, एक है शॉर्ट सर्विस कमीशन। कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज आईएमए के लिए आपको मैथ्स का पेपर पास करना ज़रूरी है, क्योंकि आप परमानेंट कमीशन ले रहे हैं। ओटीए चेन्नई शॉर्ट सर्विस कमीशन है, इसमें मैथ्स नहीं होता है, बाकी कम्बिनेशन का एक पेपर होता है। तो पहला तो हो गया सीडीएस। दूसरा है एनसीसी स्पेशल एंट्री। सो इफ़ दे आर एबल टू स्कोर अल्फ़ा एंड ब्रावो ग्रेडिंग एंड उनके एकेडमिक्स में मार्क्स ठीक हैं, तो दे कैन गो डायरेक्टली टू एसएसबी विदाउट गिविंग द यूपीएससी रिटन एग्जाम। वेरी नाइस। इसके साथ साथ कई लोग अलग अलग स्ट्रीम में बीटेक करते हैं, तो उनको भी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है एंड डायरेक्टली वो एसएसबी के लिए जा सकते हैं। काफ़ी बच्चे एमबीए कर रहे हैं, तो वो भी रिटन क्वालिफाई करके एसएसबी के लिए एंड ऑफिसर बनने के लिए जा सकते हैं। हमारे पास लॉ के बहुत स्टूडेंट होते हैं, तो हमारा जज एंड एडवोकेट जनरल ब्रांच होता है जो डिसिप्लिन से रिलेटेड होता है। तो लॉ के ऑफिसर भी हमारे पास आते हैं एंड उनको यूपीएससी रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्टली एसएसबी के लिए जा सकते हैं। हमारी क्योंकि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की संख्या लगभग 14 लाख के आसपास है, तो इसमें एजुकेशन ऑफिसर भी आते हैं, उनको रिटन एग्ज़ाम नहीं देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है, मिनिमम मार्क्स 55 होने चाहिए एंड जिस डिपार्टमेंट के लिए वैकेंसी निकली हैं, बायोलॉजी है, जोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, तो दे कैन अप्लाई थ्रू notification online and they can go for the SSP.
एग्जैक्टली सर, आपने बहुत थॉरली बताया कि ऐसा नहीं है कि ओनली साइंस स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए स्कोप है, क्योंकि बहुत से लोगों में ये कंफ्यूजन है कि अच्छा अगर हमें आर्मी में जाना है, चाहे वो हम एयरफोर्स की बात करें, चाहे हम इंडियन आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, कि लेकिन यस ह्यूमैनिटीज़ के भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी डेफिनेटली डिफरेंट प्रोसेस से इनके अंदर एंटर हो सकते हैं। बिल्कुल, लॉ की आप- बात करी आपने, मैनेजमेंट की बात करी, और आई थिंक होटल मैनेजमेंट वाले बच्चों होटल के लिए मैनेजमेंट वाले भी आ सकते हैं। उनके ऊपर है कि वो परमानेंट कमीशन लेना चाहते हैं, अगर कैपेबल पोटेंशियल कैलिबर है एंड दे आर एबल टू क्लियर द मैथ्स पेपर, दे कैन गो फॉर परमानेंट कमीशन, अदरवाइज शॉर्ट सर्विस कमीशन इज अवेलेबल। इसमें हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ऑफिसर्स को 10 साल सर्विस करना मैंडेटरी है एंड 4 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। पहले 5 ईयर था, देन 10 ईयर, तो 5 + 5 + 4 ये शॉर्ट सर्विस कमीशन के ऑफिसर के लिए अपॉर्चुनिटी है। सो डिफरेंट एवेन्यूज़ आर अवेलेबल। वी हैव, अगर सर्विस एंट्री जो जवान के रूप में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में सर्विस कर रहे हैं, उनको हम अगर मिलाएं तो 17 से ज़्यादा प्रकार के कमीशन हैं। तो वी आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी दोज हु आर सोल्जर्स एंड दे हैव अ ड्रीम एंड डिज़ायर and caliber to become a commissioned officer, they can also be commissioned officers. सर आई थिंक वो राइट डायरेक्शन में काम करने की ज़रूरत है और राइट इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। जी, अब सर हम बात करते हैं वुमेन सेक्शन की, और मुझे लगता है कि हमारे देश की जो महिलाएं हैं वो भी किसी से कम नहीं है। और जैसे ऑपरेशन सिंदूर में छोटी छोटी बच्चियों ने व्योमिका सिंह और कुरैशी को बात करते हुए देखा, जिस तरीके से वो प्रेस को ब्रीफिंग दे दी थी, बहुत सी बच्चियां आर्मी की तरफ ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर हुई हैं। तो उन बच्चियों के लिए, उन महिलाओं के लिए आप बताइए क्या स्कोप है और किस तरीके से वो एंट्री बहुत सारे स्कोप हैं एनडीए में। पिछले 4 साल से लाइक द एनडीए डोर्स आर ओपन फॉर गर्ल्स ऑल्सो, दे हैव टू क्लियर द रिटन एग्जाम एंड 25 हमने 4 साल पहले इंट्रोड्यूस किया था। हर 6 महीने में हमारे टेस्ट होते हैं और उसको ज्वाइन करते रहते हैं। अभी उन 25 में से अधिकतर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में परमानेंट कमीशन की ट्रेनिंग ले रहे हैं। दूसरा, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर में आते हैं, उसमें हमारी जो सर्विसेज हैं, ऑर्डिनेंस, ईएमई, इंजीनियर्स, एडी, सिग्नल्स, उसमें काफ़ी महिलाएं आ रही हैं। एंड सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसमें 50% आर द वुमेन। Forces has given the avenues, they can do a logistic job very good, administrative job very good, even they are coming in combat also. अभी कुछ दिन पहले हमारे आर्मी चीफ जनरल द्विवेदी ने अनाउंस किया है कि दे कैन, द सोसाइटी एंड द कंट्री हैज़ टू थिंक दैट दे कैन ज्वाइन द इन्फेंट्री ऑल्सो। इन्फेंट्री थोड़ा अनहॉस्पिटेबल टेरेन में काम करती है। We have to understand the anatomy of a woman also. So biologically they are weak, mentally they are strong. If they are able to cope up with the physical requirement also, why not? So we should tell, if they are passing all the tests and the probation period and everything, they are welcome. So अटारी बॉर्डर पे हम वो बीएसएफ जो गर्ल्स जो ड्रेस में खड़ी रहती है, हम बिल्कुल वो कंधे से कंधा मिला के, वो कोई दुश्मन आ ना जाए। तो सर जब हम उस तरीके से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिजिकली भी वो कहीं ना कहीं, फिजिकल नहीं, बायोलॉजिकल मैंने बोला, फिजिकल नहीं, बायोलॉजिकल। If you see the anatomy, it is, so if they are cope up and the mental endurance and stamina of that level which a human man has, why not? This opportunity should be given, and better, they can do artistic thing, Women are doing very good in teaching, banking, other profession, and थोड़ा सा हमारा जो toughness है, because we work in +50, -50, unhospitable terrain, weather conditions are bad. So if we can cope up with that, why not? They are welcome. तो
सर बहुत सी अपॉर्चुनिटी आपने बताई कि महिलाओं के लिए भी है। आपको मैं मिलिट्री स्कूल की बात करें सर, क्या मिलिट्री स्कूल में लड़कियों के लिए एंट्री? यस, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में भी गर्ल्स के लिए अभी सारी व्यवस्था हो गई है। उनके हॉस्टल सेपरेट हैं एंड दे आर डूइंग द ट्रेनिंग, academics and other activities along with the boys. So we have open for girls also in Sainik School, military school. मिलिट्री स्कूल नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि गर्ल्स आफ्टर 6 क्लास या 8 क्लास जो भी सिलेक्शन क्राइटेरिया है, आफ्टर +2 जो एनडीए की बात करते हैं, एंड ग्रेजुएशन जब हम लोग यूपीएससी के थ्रू डिफरेंट सेनाओं में सर्व करने का मौका मिल सकता है, चाहे वो मेन है चाहे वो वुमेन है। सर अब अगर हम बात करें कि बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, आपने बहुत से एवेन्यू बताए, तो कौन कौन सी कोई वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं, किस तरीके से बच्चा? बहुत अच्छा सवाल है। गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं www.joinindianarmy.gov.in, उसी तरीके से ज्वाइन इंडियन नेवी, ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। इसमें नोटिफिकेशन निकलता है। जैसा मैंने आपको बताया कि अप्रैल एंड सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं एनडीए के, सीडीएस के, 10+2 टेक्निकल एंट्री के, एंड यूपीएससी उनको कंडक्ट करता है। रिज़ल्ट हमारे रिक्रूटिंग डायरेक्टरेट में आते हैं। फिर हम उनसे डेट्स मांगते हैं कि आप किस डेट में सूटेबल टाइम है जब आप 5 दिन की एसएसबी के लिए आना चाहते हैं। उसके बाद हम उनको एसएसबी बोर्ड के जो सेंटर्स हैं वहाँ हम उनको अलॉट करते हैं। नहीं, बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है। इसके साथ साथ सर जो तैयारी की कमी अगर है तो वो भी आपने बताया कि किस वेबसाइट के थ्रू या किन बुक्स के थ्रू बच्चे तैयारी कर सकते हैं। सर मेरा ये बिल्कुल एक डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा कि आज का बच्चा जो अमूमन, क्योंकि हम सब सारे टीचिंग प्रोफेशन में है, मोबाइल है, सोशल मीडिया है, मतलब डिस्ट्रैक्शन के इतने सारे टूल्स हैं, तो क्या उस तरीके की मैन फोर्स या उस तरीके का बच्चा क्या आपके पास आ रहा है जो देखिए, चाहिए? that is part- तरीके के चैलेंजेस इस तरीके से आप फेस कर? नहीं, वो सोशल मीडिया इज़ अ प्रॉब्लम एवरीवेयर। उसका उपाय ये है कि स्क्रीन आवर्स आपको लिमिटेड करने चाहिए, एंड जो यूज़ कर रहे हैं उनके अंदर सेल्फ डिफेंस होना खुद ज़रूरी है। फोर्सेस के अंदर भी सोशल मीडिया यूज़ करने की परमिशन है, बट नॉट ड्यूरिंग द परेड टाइम। कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट चीज़ें वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो एक लिमिटेड टाइम पर व्हेन दे आर इन लाइन और एट देयर रेजिडेंस दे आर अलाउड, दे ऑल आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, वी कांट स्टॉप देम। सो वी आर गिविंग दिस। डेफिनेटली सोशल मीडिया इम्पैक्ट तो डालता ही है, आपको प्लेथोरा ऑफ नॉलेज वो प्रोवाइड करता है आपके मोबाइल में। नाउ इट इज़ डिपेंड अपॉन इंडिविजुअल व्हाट ही वांट टू सी, that is there. So self discipline होना एंड स्क्रीन टाइम को बांध देना, ये नहीं कि कॉलेज में भी स्कूल में भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। कई कॉलेज हैं हमारे एसएसबी बोर्ड में स्मार्टफोन मना है, उनको जमा करने पड़ते हैं। तो many reasons are there and we have to see the adversity also and the benefit also. ये एक वो दुधारी तलवार है जिसमें आपने सोच करके विवेक के साथ काम करना है। बिल्कुल, कि आपको क्या देखना चाहिए और कितना देखना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सर अब अगर बात करें, ठीक है, एक बहुत ही ये वो प्रोफेशन है जहाँ पर बच्चा चला जाता है, बहुत से बच्चे हैं जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद उनका जो परिवार है, क्योंकि परिवार को ये तो एक सोशल सिक्योरिटी वाली तो बात है। आपने स्टार्टिंग में पर्क्स वाली बात की थी, जो फैसिलिटी है आर्मी ऑफिसर्स के तौर पर कह लीजिए, या जो पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप देखिए। जो आपकी तनख्वाह है वो तो है ही, अभी 7 पे कमीशन के हिसाब से आपका खाना फ्री है जी, आपका रहना फ्री है। लाइक अभी मैं कैंट में हूँ, आई एम नॉट पेइंग रेंट। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सेमी फर्नेस जो MES ने हमें दिया हुआ है, लाइक सोफ़ा, डाइनिंग टेबल, डबल बेड, ये वो, तो उसका एक मिनिमल अमाउंट हमको देना होता है। तो जब तक आप सर्विस में हैं आपको हाउस का रेंट नहीं देना है, आपका खाना फ्री है एंड वेरी हाइजीनिक एंड वेरी गुड फूड।
लेट मी टेल यू कि एक बंदे का खाना वो अकेला नहीं खा सकता, इतना खाना है, क्वालिटी फूड। इसके साथ साथ मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, आपके डिपेंडेंट, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, और अगर आपके पेरेंट्स 9,000 रुपीज़ पर मंथ से कम उनका अर्जन है, पे है, तो दे आर ऑल्सो योर डिपेंडेंट। तो मेडिकल फैसिलिटी है एंड ऑल मेजर ऑर्गन, जो भी आपको मेडिकल फैसिलिटी, वेरी गुड क्वालिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। हमारे पास कई हॉस्पिटल हैं, GH, BH, MH, CH, फील्ड हॉस्पिटल, RR हॉस्पिटल, रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू दिल्ली एम्स। तो इस तरह का ट्रीटमेंट है। ट्रैवलिंग हमारा फ्री है जब हम अपने ड्यूटी स्टेशन से होम टाउन जाते हैं, और अगर हमें बीच में कैजुअली आकस्मिक रूप से जाना पड़ता है तो उसमें 40% डिस्काउंट है बाय द रेलवे। एंड जब हम एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग जाते हैं तो हमारा ट्रक, कार, सबका सामान वो सारा गवर्नमेंट पे करती है, बिकॉज वी आर पोस्टेड जस्ट आफ्टर 2 years। तो लाइक 28 राज्यों में से 18 राज्यों में मैं अपनी सेवा दे चुका हूँ। तो हमें पैन इंडिया घूमना होता है। इसके साथ साथ हम अब्रॉड भी जाते हैं फॉरेन जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, या जो डिस्टर्ब एरिया हैं, जब UN मिशन उसको हम बोलते हैं, तो UNO की जब रिक्विजिशन आती है कि हमें यहाँ फोर्सेस चाहिए, तो हमारी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट दे आर डिप्लॉयड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो। सर ये बिल्कुल और मुझे लगता है कि ठीक है आप देश के लिए सर्व कर रहे हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली है, उन फैमिली का एक सुरक्षा, सिक्योरिटी डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको बहुत बखूबी तरीके से निभाती है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, हमारे पास सेपरेट फैमिली एकोमोडेशन होते हैं। जब हम डिस्टर्ब एरिया में, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन में, ड्यूरिंग बैटल वॉर सिचुएशन में हम जाते हैं, तो वी हैव about 120 station where the separate family accommodation is available with all the facilities like canteen service हमारे को मिलती है। तो सर आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि कुछ डिस्टर्बिंग एरिया में जहाँ पोस्टिंग होती है एज ए आर्मी ऑफिसर, तो अगर उस एरिया में आप फैमिली को नहीं रख पा रहे हैं तो अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये सेपरेट, हाँ, एकोमोडेशन की फैसिलिटी है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब मुझे लगता है कि फैमिली पास भी रहे और आप वो डिस्टर्बिंग एरिया में विदाउट एनी फियर अपने लिए काम भी कर सकते हैं। पर सर आज अब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, और क्योंकि वो एक ऐसा आज की जो नई पीढ़ी है जिनने सबने वो देखा कि किस तरीके से हमारी आर्मी ने डट के उनका जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा 1-to-1 अटैक हो रहा था, आर्मी किस तरीके से सामने आई। लेकिन सर आर्मी इस बार फ्रंट में ना आके जो हमने हथियार उनके साथ लड़ाई हुई है वो टेक्नोलॉजिकल आई थिंक ज़्यादा हुई है। तो टेक्नोलॉजी वाले एरिया में क्या स्कोप है, मतलब अगर आप वो थोड़ा सा बता। नहीं, आपका सवाल है कि कैरियर के लिए या आप ऑप सिंदूर के बारे में, ऑप्शन के बारे में, कि क्या कोई आर्मी के अंदर कोई ऐसी भी यूनिट है या ऐसी भी कई रिक्रूटमेंट स्पेशल लोगों की जा रही है। देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी के थ्रू, क्योंकि आने वाले टाइम में सिर्फ जितनी भी वॉर है अब टेक्नोलॉजी के थ्रू लड़ी जाएंगी। मॉडर्न वॉरफेयर जो है वो मिसाइल, ड्रोन, साइबर, अनमैन्ड एरोप्लेन्स, फाइटर्स, उसकी तरफ है। अगर आप रशिया, यूक्रेन देखें, अभी जो गल्फ कंट्री में चल रहा है, ईरान, इज़राइल एंड US, तो आप उसमें देखेंगे कि ड्रोन का काफ़ी रोल है, फाइटर्स का बहुत रोल है, मिसाइल का बहुत रोल है। एंड हमारे पास हैं मिसाइल रेजिमेंट्स हैं, ड्रोन सभी यूनिट सीखती हैं अपने जो उनका AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका सर्विलेंस के लिए। और स्ट्राइक हमने करना है तो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर जो ऑप सिंदूर 3.5 दिन का हुआ है, तो हमारे पास जो इंट थी, जो मिलिटेंट एरियाज थे, मिलिटेंट कैंप्स थे, वो 21 स्टेशन के थे। लेकिन हमारा वॉर को बढ़ाने का मकसद नहीं था, बिकॉज 2047 द कंट्री हैज़ टू बी अ डेवलप्ड कंट्री।
तो हमने एक स्पेसिफिक एम के साथ 9 मिलिटेंट कैंप्स बड़े और कुछ एयरफोर्स के जो एयर बेस के थे उनको हमने डिस्ट्रॉय किया एंड 3.5 दिन में ही हमने उनको घुटनों में लेके आए हैं। सर अभी सरकार की तरफ से जो एक नई स्कीम लेके आए हैं अग्निपथ, और जिसके अंदर अग्निवीर जो यंग बच्चा 17 साल का 4 साल के लिए रिक्रूट किया जा रहा है, तो आप उस स्कीम के बारे में थोड़ा सा बताइए। यस, बहुत अच्छा सवाल है, काफ़ी कंट्रोवर्सी है, बट ये अग्निवीर जो स्कीम है ये कई रूप में बेनिफिट करती है। पहला है कि इसकी एज जो है वो 17 से 23 साल है। चौथे साल में हम 25% को ही इनटेक करते हैं। 75% हमारे जितने भी पैरा फोर्सेस हैं, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, इनमें 10% उनका रिजर्वेशन है। स्टेट पुलिस में उनका 10% रिजर्वेशन है। कॉरपोरेट वर्ल्ड में उनको प्रायोरिटी दी जाती है। ड्यूरिंग दिस 4 years मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया के अंतर्गत उनको अंडर ग्रेजुएट ट्रेनिंग भी दी जाती है ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं अगर वो अपने घर में रहना चाहते हैं, और अगर फोर्सेस में जाना चाहते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस में तो वहाँ उनका 10% रिजर्वेशन है। कुछ स्टेट्स हैं जो 20% स्टेट पुलिस में उनको रिजर्वेशन देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आर्मी सिर्फ 25% को तो ठीक है कि हम आगे लेके जाएंगे, जो रेस्ट 75% है उनके लिए भी बहुत सारे एवेन्यूज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, पैरा फोर्सेस में, स्टेट पुलिस में हैं। आपको ये समझना होगा कि ये अग्निवीर आया क्यों। जी, हमारा जो डिफेंस बजट है उसका 78% पे एंड पेंशन में जा रहा था। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बिकॉज चेंज इज लाइफ एंड मॉडर्नाइजेशन की तरफ हमने जाना है। साथ में जो आप बात कर रहे थे मिलिट्री ट्रेनिंग की फॉर ऑल सिटीजन, सो हम जल्दी 4 साल की उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल इंडिया की तरफ बढ़ा रहे हैं एंड पैरा फोर्सेस की भी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। दे कैन डू एंटरप्रेन्योरशिप ऑल्सो, बिकॉज स्किल इंडिया के अंदर हम उनको कई प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। दे कैन टेक लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट and start doing the entrepreneurship in their district itself. Very nice sir. It means कि ये 4 years में वो सर्व भी करेगा देश के लिए, साथ साथ में उसे पढ़ने की अपॉर्चुनिटी भी है और उन बच्चों को स्किल्ड भी किया जा रहा है वो कैसे फर्दर आफ्टर रिटायरमेंट वो देश को सर्व कर सकते हैं। 1% भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो अनएम्प्लॉयड रह जाए। जी, उनको ट्रेंड इस तरह से किया जाता है कि वो पैरा फोर्सेस में सर्विस करें, एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल इंडिया की तरफ काम करें। एंड ये स्कीम बहुत अच्छी है बिकॉज हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए बजट मिल रहा है जो आज ग्लोब की रिक्वायरमेंट भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पर सर जब अगर हम सोशल सिक्योरिटी की बात करें, ठीक है कि 4 साल में बच्चा सर्व भी करेगा, उसे जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, वो स्किल्ड भी हो रहा है, पर एनी हाउ अनफॉर्चुनेटली कोई जवान बच्चा किसी की डेथ हो जाती है। देखिए मैम, तो इसमें सर इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन है कि उन परिवारों की सिक्योरिटी क्या वो, क्योंकि अगर आप इससे पहले स्कीम में तो ये पूरा था कि अगर हम लोग देश के लिए सर्व करते हैं हमें पेंशन भी लगेगी, हमें कंपनसेशन भी मिलेगा, तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू में देखिए काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में अगर किसी अग्निवीर की डेथ होती है तो लाखों रुपए का ऑलरेडी कंपनसेशन दिया जाता है। एंड अगर पीस स्टेशन में उनकी डेथ हो रही है तो उसकी रीजंस क्या हैं, अगर वैलिड रीजन है तो कंपनसेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। जी, लेकिन क्योंकि इस स्कीम के बारे में लोगों को जो भी कंफ्यूजन है वो क्लैरिटी देना बहुत जरूरी है। नहीं, कंपनसेशन तो दिया जाता है। एज ए यूथ जो अभी आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं और आई थिंक फर्स्ट एंट्री अगर वो पैरा मिलिट्री फोर्सेस में अग्निवीर के तौर पर, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उन देखिए हमारे आज का जो सिस्टम है उनका रिटन एग्जाम होता है एंड ये कंप्यूटराइज रिटन एग्जाम है इन डिफरेंट सेंटर्स। तो ARO एंड ZRO हमारे हैं, वो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। रिटन टेस्ट अगर आप पास कर रहे हैं तो उसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, लाइक 1800 मीटर की रन है, उसका टाइमिंग
5.5 मिनट का है। फिर आपको जंप करना है, शटल करना है, तो वो स्पेसिफिक नोटिफिकेशन में आते हैं कि ये आपके फिजिकल टेस्ट हैं। उसके बाद उनका मेडिकल होता है। तो माय रिकमेंडेशन इज़ जो ये फील करते हैं कि मेरे अंदर वो पोटेंशियल लीड करने का कैलिबर मेरे पास नहीं है, तो दे कैन ज्वाइन एज अग्निवीर ऑल्सो। वी रिक्वायर्ड गुड पीपल, गुड सिटीजन एज अग्निवीर ऑल्सो। तो इसका नोटिफिकेशन आपको ज्वाइन इंडियन आर्मी से मिलेगा। एंड रिटन टेस्ट एक समय में एक साथ होता है, उसका सिलेबस उसमें दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं। आप उसको कंप्यूटराइज उसमें आपने एग्ज़ाम देना है, रिटन क्वालिफाई करें। उसके बाद जो हमारे मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे उनका मेडिकल होता है, उससे पहले फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। आपको आश्चर्य होगा कि हज़ारों में लाखों लोग अग्निवीर में आना चाहते हैं, बिकॉज उनको इसके प्रॉफिट पता है। स्किल इंडिया के अंदर आपको अंडर ग्रेजुएट एंड स्किल को बढ़ाने के लिए इग्नू के द्वारा भी और कई यूनिवर्सिटी द्वारा ये उनको स्किल किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। इफ़ दे वांट टू सर्व एंड वियर द यूनिफॉर्म, दे कैन ज्वाइन पैरा फोर्सेज ऑल्सो, स्टेट पुलिस ऑल्सो। एंड ये स्कीम बहुत अच्छी है। एंड अग्निवीर, जैसे आप बात कर रहे थे, इजराइल में, ब्रिटेन में कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग है, तो हमारी कंट्री में क्यों नहीं हो सकती है? तो बिल्कुल आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है उस तरीके से आगे बढ़ने की तरफ कि हम कंपलसरी हर घर से कुछ समय के लिए सही कि अपने देश के लिए एज ए आर्मी ज्वाइन करके एज ए आर्मी ऑफिसर कह लीजिए या पैरामिलिट्री फोर्सेस के तौर पर हम लोग सर्व कर सकते हैं। सो फिर चलते चलते अगर आपको एक शब्द में, वैसे तो एक शब्द में कहना या कुछ लाइन में कहना बहुत डिफिकल्ट है कि हमें क्यों आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? देखिए, सर्व करने के कैरियर के बहुत सारे वो हैं। मैं तीसरी पीढ़ी हूँ भारतीय थल सेना में। मेरे पिताजी बंगाल सैपर्स में थे, मेरे फादर कुमाऊं रेजिमेंट में थे, मैं मद्रास रेजिमेंट में हूँ। आपको गर्व महसूस होता है, गौरवशाली सेना है, एंड वी आर द लास्ट होप ऑफ द कंट्री। चाहे ऑप सिंदूर हो, चाहे नेचुरल कैलामिटीज़ हो, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी हो। मैं ये नहीं कहता कि आप इंजीनियर बनो, आप उसके द्वारा भी सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, मैनेजमेंट में हैं, बैंक में हैं, आप प्रोफेसर हैं, वहाँ भी आप इनडायरेक्टली देश के ही लिए काम कर रहे हैं। बट ये एक एक ऐसा है जो आप सारे टेरेन में आप सेवा देते हैं, चाहे वो ग्लेशियर हो, माउंटेन्स हो, डेजर्ट हो, पूरे भारत भ्रमण करने का। एंड इसमें चैलेंजिंग सिचुएशन हमें मिलती हैं, चैलेंजिंग रिलेट टू टेरेन, रिलेट टू ऑपरेशंस, काफ़ी चैलेंजिंग जॉब होता है। एंड व्हेन यू आर सर्विंग लाइक ऑप सिंदूर में, लोगों को पता भी नहीं है कि 3.5 दिन भारतीय सेनाएं सोई भी नहीं है, क्योंकि आपके सेहत के ऊपर। आपने बहुत अच्छी बात बताई, वो सोई नहीं तो हम सोए रहे। यस, आराम से आपको सोने के लिए जी। आपको आकाश से, पृथ्वी से हमने बचा के रखना है जी। लेकिन उसका ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है जी। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है। जितने भी हमारे वॉर हुए हैं, बैटल हुए हैं, 3-3 दिन तक सैनिकों को भोजन नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम जमीन छोड़ देंगे, भोजन आएगा, पानी की, और कई बार हमें हथियार, एम्युनिशन, क्योंकि लगातार काम कर रहे हैं तो एम्युनिशन की शॉर्टेज हुई है, बट हमने ज़मीन नहीं छोड़ी है। आप 1947 से देखें, 1962, 1965, 1971, कारगिल, अभी ऑप सिंदूर। आपके जलंधर शहर पे मिसाइल नहीं गिरी हैं, कोई ड्रोन नहीं गिरने दिया है। बिल्कुल सर, उसके लिए हमें तहे दिल से अपने आर्मी का हम लोग सभी शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया ही नहीं, और हम बिल्कुल मुझे लगता है कि कोई भी बच्चा जब किसी आर्मी मैन को देखता है तो अंदर से निकलता है जय हिंद, और देश के लिए अपने आप वो एक जज्बा आता है कि हम किस तरीके से देखिए, देश के लिए सर्व कर सकते हैं। जी हाँ, ये जय हिंद जो है बहुत बड़ा साल्वेशन है। लाइक अभी हम पंजाब में हैं, यहाँ सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। तो जय हिंद मीन्स वी आर वर्किंग फॉर द नेशन।
तो इट गिव्स यू हैप्पीनेस। अभी एक और चीज़ है इसी से रिलेटेड है, एनसीसी में हमारे पास 20 लाख एनसीसी कैडेट हैं and most of them are joining Army, Navy, Air Force, Para Forces. Some are businessmen also, some are in bank and other also. So they are, for 3 years, they are getting the military training, weapon handling, firing. You know, we have about 40 plus different topic. We are nurturing and institution अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो वो एनसीसी अपने यहाँ ला सकते हैं। हम 20 से 25 लाख और 25 लाख से 30 लाख 40 लाख एनसीसी को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हर रूप से मदद कर रही है। नहीं, आपने भी बहुत अच्छी बात बोली कि एनसीसी के थ्रू अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी यंग बच्चा वो ज्वाइन करके सोसाइटी के लिए देश को ऑटोमेटिकली सर्व कर सकता है और वुड भी वो एक अच्छा ऑफिसर बन जाए। तो जैसा कि कर्नल जोशी ने हमें बहुत ही वाइड तरीके से बताया कि किस तरीके से हमें आर्मी को ज्वाइन करना चाहिए, आर्मी को ज्वाइन करने के क्या क्या तरीके हैं और किस तरीके से उसकी तैयारी करनी है। लेकिन उससे भी ज्यादा ये जरूरी है कि किस तरीके से हम देश को सर्व करने का जो एक पैशन है उसको जिंदा रखें, क्योंकि वही पैशन है जो हमारे अंदर देशभक्ति जगा सकता है। तो जी हाँ, अगले एपिसोड में हम आपके साथ मिलेंगे किसी नए और इशू और किसी नए गेस्ट के साथ। नमस्कार।